मगर जैसे ही ये खूंखार जानवर उसके करीब आते, वे अचानक पागल होकर आपस में ही लड़ने लगते या अपनी सुध-बुध खो बैठते और रिया बड़ी आसानी से उनका काम तमाम कर देती। हिमशिखर पर्वत की गहराइयों से बाहर निकलते-निकलते उसने इतने सारे उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों के शव जमा कर लिए थे कि उसके हाथ दुखने लगे थे। इस बार उसने जो दौलत कमाई थी, उसका अनुमान कई अरब आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। वह सुंदर युवती यानी रिया विराट को अपनी पीठ पर लादकर 4-5 दिनों तक हिमशिखर पर्वत के बीहड़ों में चलती रही, तब जाकर वे बाहर निकल पाए। इस दौरान जीवन स्रोत मोती की असीम जीवन शक्ति के प्रभाव से विराट के बाहरी घाव काफी हद तक भर चुके थे और उसकी ताकत भी अपनी असली क्षमता के लगभग 1/3 हिस्से तक लौट आई थी। हालांकि जीवन स्रोत मोती उसे बस इतना ही ठीक कर सकता था। बाकी रिकवरी के लिए उसे धीरे-धीरे आराम और साधना की जरूरत थी। उसके रक्तवंश और जीवन सार को जो नुकसान पहुंचा था, उसे जीवन स्रोत मोती इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकता था। इसके लिए विराट को बहुत सारे कीमती संसाधनों को रिफाइन करना होगा। जब वे हिमशिखर पर्वत की तलहटी में पहुंचे, तो संयोग से उन्हें रोहन और उसका दल फिर मिल गया। हालांकि रोहन और उसके साथी आगे निकल गए थे, लेकिन उनके पास विराट जैसा कोई मददगार नहीं था। रास्ते में उनका सामना कई भयानक और शक्तिशाली राक्षसी जानवरों से हुआ और उनसे जान बचाने की कीमत उन्हें भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। रिया के साथ जब विराट पर्वत में दाखिल हुआ था, तो उसकी मौजूदगी ने चीजों को बहुत आसान बना दिया था। लेकिन जब उन लोगों ने रिया को अकेला छोड़ दिया और खुद भाग निकले, तो हिमशिखर पर्वत की गहराइयों से बाहर निकलना उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। अंदर जाते वक्त उनके साथ दर्जन भर से ज्यादा योद्धा थे, लेकिन अब सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे थे, आधे से भी कम। बाकी सब बाहर निकलने की जद्दोजहद में मारे गए थे। जूनियर सिस्टर रिया, तुम अभी भी जिंदा हो? रिया और विराट को हिमशिखर पर्वत की गहराइयों से सही सलामत बाहर आते देख रोहन और उसके साथियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे रिया को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिल्कुल, मैं जिंदा हूं, रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिया, तुम उस अर्ध आरोहण लोक वाले काले भालू से कैसे बच निकली? रोहन ने अविश्वास भरी नजरों से रिया को देखते हुए पूछा। ओह, वो काला भालू, जब वो मेरे पास पहुंचा तो अचानक पागल हो गया और मैंने उसे मार गिराया। रिया ने बिना कुछ छुपाए सच सच बता दिया। क्या तुमने उसे मार दिया? यह सुनकर रोहन को और भी गहरा झटका लगा। वह काफी देर तक सन्न रह गया और फिर उसकी नजर रिया के बगल में खड़े विराट पर जाकर टिक गई। क्या रिया के साथ हो रही ये अजीबोगरीब घटनाएं वाकई इस रहस्यमय युवक की वजह से थीं? आखिरकार आज से पहले रिया में ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी। यह सब कुछ इस रहस्यमय युवक को बचाने के बाद ही शुरू हुआ था। लेकिन यह युवक तो साफ तौर पर सिर्फ लघु महान क्षेत्र के शिखर पर खड़ा एक मामूली योद्धा लग रहा था। उसके पास इतनी असीम शक्ति कैसे हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानबूझकर अपनी साधना छुपा रहा हो और असल में कोई बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ हो? रोहन ने रिया के बगल में खड़े विराट को देखा। उसका दिल शक और अनिश्चितता से भर गया, लेकिन अपने शक के बावजूद उसमें विराट को परखने की हिम्मत नहीं थी। अगर विराट सच में एक मामूली योद्धा होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर वह अपनी साधना छुपा रहा कोई शक्तिशाली उस्ताद निकला तो उसे छेड़ना सीधे मौत को दावत देने जैसा होगा। वैसे सीनियर ब्रदर रोहन, बाकी लोग कहां हैं? आप लोग इतने कम क्यों बचे हैं? रिया ने रोहन के साथ खड़े बाकी बचे कुचे योद्धाओं पर नजर डालते हुए हैरानी से पूछा। रिया, जब से हम तुमसे अलग हुए, हिमशिखर पर्वत के अंदरूनी हिस्से में शक्तिशाली राक्षसी जानवरों ने हम पर लगातार हमले किए। हमारे कई साथी बाहर निकलने की कोशिश में उनका निवाला बन गए। रोहन के बगल में खड़े तलवारधारी युवक विक्रम ने भारी मन से कहा। क्या वे सब उन जानवरों का शिकार हो गए? रिया सदमे में चीख पड़ी। यह कैसे हो सकता है? रिया, हिमशिखर पर्वत की गहराइयां हमारी औकात से बाहर थीं। हम वहां के मुख्य इलाके तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि तुम आगे आगे चल रही थीं। जब हम अलग हुए तो हमारे ज्यादातर साथी उन शक्तिशाली दरिंदों का मुकाबला नहीं कर सके, इसीलिए हमें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। विक्रम ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। अगर उन्हें पता होता कि रिया इतनी खुशकिस्मत है, तो वे उसे छोड़कर कभी नहीं भागते। अगर वे उसके साथ रहते तो हालात कुछ और ही होते। विक्रम की बातें सुनकर रिया खामोश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रशिक्षण यात्रा में इतना भारी नुकसान होगा। उसकी कमाई हुई भारी दौलत की खुशी एक पल में काफूर हो गई। उसके साथी भले ही उसके प्रति बहुत दयालु न रहे हों, लेकिन वे थे तो उसके अपने ही संप्रदाय के भाई बंधु। इस स्थिति ने उसे गहरा दुख पहुंचाया। हालांकि वह इस अंजाम को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने उन्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने उसे मुसीबत में अकेला छोड़कर भागने का फैसला किया था। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब इस पर मातम मनाने का कोई फायदा नहीं। अच्छी बात यह है कि हिमशिखर पर्वत की गहराइयों से हमें काफी कुछ हासिल हुआ है, इसलिए इतने लोगों की जान पूरी तरह बेकार नहीं गई। सुनहरे बालों वाले युवक रोहन ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। यह सुनकर रिया ने उसकी ओर देखा। वह रोहन की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। क्या कुछ खजाने और संसाधन उन साथियों की जान की कीमत चुका सकते थे? पैसा तो धीरे धीरे कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जान चली जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि अब जूनियर सिस्टर रिया भी पर्वत से बाहर आ गई हैं, तो चलो हम सब मिलकर फतेहपुर चलते हैं और अपनी कमाई बेचते हैं। रोहन ने रिया की ओर देखते हुए कहा। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि रिया ने हिमशिखर पर्वत में आखिर कितना कुछ हासिल किया है। बाद में उसने जो कुछ भी पाया हो उसे छोड़ भी दें, तो अलग होने से पहले ही रिया के पास उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों के शवों का ढेर था। अगर उसने सच में उस अर्ध आरोहण लोक वाले काले भालू को मारा है, तो उसके पास उस भालू का शव होगा जिसकी कीमत आसमान छूती है। इसके अलावा उस बड़ी चट्टान के नीचे मिली 9वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी शायद रिया के हाथ लग गई होगी। रिया की मौजूदा दौलत शायद चौंका देने वाली होगी। रिया के पास मौजूद इस विशाल खजाने के बारे में सोचकर रोहन के मन में लालच की लहर दौड़ गई। हालांकि रिया के साथ उस अज्ञात पृष्ठभूमि वाले रहस्यमय युवक को देखकर रोहन ने अपनी जलती हुई इच्छा को जबरदस्ती दबा लिया और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, चलते हैं। रोहन की बात सुनकर रिया ने सिर हिलाया। इसके बाद वह समूह हिमशिखर पर्वत की तलहटी से निकला और उड़ते हुए फतेहपुर की ओर चल पड़ा। फतेहपुर, जो हिमशिखर पर्वत से 100 अरब मील पूर्व में स्थित था, एक विशाल शहर था जो करोड़ों मील के दायरे में फैला हुआ था। पैमाने के मामले में यह किसी भी बड़े साम्राज्य की राजधानी से कम नहीं था। फतेहपुर पहुंचने पर वे सीधे रत्न भंडार की ओर गए। अंदर पहुंचते ही उनका स्वागत भूरे बालों वाले एक बुजुर्ग ने किया। एल्डर केशव, हम कुछ राक्षसी जानवरों के शव और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेचना चाहते हैं। रोहन ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग के सामने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। साफ था कि वह और यह एल्डर केशव एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। हम, मेरे पीछे आओ। एल्डर केशव ने सिर हिलाया। फिर वे मुड़े और समूह को एक शानदार और विशाल हॉल की ओर ले गए। राक्षसी जानवरों के शवों का व्यापार करने के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी जगह की जरूरत थी, क्योंकि कुछ जानवर आकार में पहाड़ जैसे विशाल होते थे। एक छोटे कमरे में तो वे शव समा भी नहीं पाते। तुम्हारे पास जो कुछ भी है बाहर निकालो। तुम लोग यहाँ पहली बार व्यापार नहीं कर रहे हो, तुम नियम जानते हो। मुख्य हॉल में पहुंचकर एल्डर केशव ने समूह पर नजर डालते हुए कहा। हम समझते हैं, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक एक करके खजाने निकालना शुरू कर दिया। एल्डर केशव ने हर वस्तु का मूल्यांकन किया और उसे अपनी अंगूठी में रखने से पहले उसकी कीमत बताई। जैसे जैसे रोहन और अधिक राक्षसी जानवरों के शव और कीमती उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां निकालता गया, एल्डर केशव के चेहरे के भाव थोड़े बदलने लगे। तुम लोग हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में गए थे? एल्डर केशव ने हैरानी से रोहन को देखते हुए पूछा। रोहन ने जो दुर्लभ और कीमती सामग्री निकाली थी, उनमें से कई केवल हिमशिखर पर्वत के मुख्य इलाके में ही पाई जाती थीं। ऐसे उच्च स्तरीय खजाने और जानवर पर्वत के बाहरी किनारों पर मिलना नामुमकिन था। पर्वत में जितनी गहराई में जाओगे, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही समृद्ध होगी और वहां उतनी ही कीमती सामग्री उगेगी। वे शक्तिशाली राक्षसी जानवर आमतौर पर हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में रहते हैं, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर होती है और शायद ही कभी बाहरी किनारों पर आते हैं। रोहन का इतनी सारी कीमती चीजें ला पाना इस बात का सबूत था कि वे इस बार खतरे से खेलकर आए हैं। जी हाँ, इस बार हम वाकई काफी गहराई तक गए थे।
रोहन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोगों में जिगर है, एल्डर केशव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। रोहन और उसके समूह का अपनी मौजूदा ताकत के साथ हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में जाना खुदकुशी करने जैसा था। फतेहपुर इलाके में केवल अर्ध आरोहण लोक वाले योद्धा ही सच में हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में जाने की हिम्मत करते थे। यहां तक कि वे भी यह गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे मुख्य इलाके से जिंदा वापस लौटेंगे, क्योंकि उस कोर इलाके में आरोहण लोक स्तर के खूंखार जानवर रहते थे। अगर गलती से भी किसी का सामना उनसे हो जाए तो उनकी जान जाना तय था। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, बिना थोड़ी हिम्मत दिखाए बड़े अवसर और खजाने कैसे मिल सकते हैं? रोहन ने दार्शनिक अंदाज में कहा। तुम्हारी किस्मत वाकई काफी अच्छी है। एल्डर केशव ने सिर हिलाया। उन्होंने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और रोहन द्वारा लाए गए खजानों और शवों का मूल्यांकन करना जारी रखा। चूंकि इस बार रोहन का माल पिछली बार से कहीं ज्यादा कीमती था, एल्डर केशव का रवैया काफी गंभीर हो गया था। इन खजानों की कुल कीमत 25 करोड़ 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो यह सौदा पक्का समझें। मूल्यांकन पूरा करने के बाद एल्डर केशव ने रोहन की ओर देखा। कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर रोहन खुशी से झूम उठा और बार बार सिर हिलाने लगा। 25 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर, यह इतनी बड़ी दौलत थी जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। इतनी बड़ी रकम किसी साधारण शुरुआती आरोहण लोक विशेषज्ञ की पूरी संपत्ति के बराबर थी। हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में जाने का यह जोखिम सचमुच रंग लाया था। हालांकि कई साथी मारे गए, यहां तक कि उसकी प्रेमिका भी उस काले भालू का शिकार बन गई, लेकिन उसकी कमाई के आगे उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। जहां तक उस लाल बालों वाली महिला का सवाल था, वह तो बस एक औरत थी, वह दूसरी ढूंढ लेगा। वैसे भी केवल वही रिश्ते को लेकर गंभीर थी। रोहन को कोई खास परवाह नहीं थी। रोहन का सौदा पूरा होने के बाद विक्रम और अन्य योद्धाओं ने भी अपने खजाने एल्डर केशव के सामने रखे। हालांकि विक्रम और बाकी लोगों की कमाई रोहन से बहुत कम थी, फिर भी यह उनकी पिछली सभी यात्राओं की कुल कमाई से कहीं ज्यादा थी। जब सबका सौदा पूरा हो गया तो बारी आई उस सुंदर युवती रिया की। एल्डर केशव ने रिया को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार रिया जैसी एक मामूली मध्य महान क्षेत्र वाली योद्धा के पास क्या ही खास हो सकता था। लेकिन जब रिया ने हाथ घुमाया और एक विशालकाय काले भालू का शव बाहर निकाला तो एल्डर केशव हक्के बक्के रह गए। यह तो एल्डर केशव उस काले भालू को घूरते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें मली। जब उन्हें स्तर का राक्षसी जानवर है तो एल्डर केशव की सांसें थम गईं। मिस रिया, क्या यह भालू आपने मारा है? एल्डर केशव ने सदमे भरे चेहरे के साथ रिया से पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, रिया ने सिर हिलाया। रिया की बात सुनकर एल्डर केशव ने एक गहरी सांस ली। जब रोहन ने रिया को उस अर्ध आरोहण लोक वाले काले भालू का शव निकालते देखा तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। हालांकि रिया ने पहले ही दावा किया था कि उसने उस भालू को मारा है, लेकिन रोहन को अब भी थोड़ा शक था। अब अपनी आंखों से उस लाश को देखने के बाद ही रोहन को यकीन हुआ कि रिया सच बोल रही थी। इस काले भालू के शव की कीमत 5 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर है। आपका क्या ख्याल है मिस रिया? काफी देर बाद एल्डर केशव ने खुद को संभाला और रिया की ओर देखा। 5 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर? बुढ़े, तुम कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हो। अभी रिया सहमति में सिर हिलाने ही वाली थी कि एक आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा और पाया कि बोलने वाला कोई और नहीं, रिया के बगल में खड़ा विराट था। शुरुआत में एल्डर केशव यह सोचकर घबरा गए कि रिया को ठगने की उनकी कोशिश पकड़ी गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बोलने वाला लघु महान क्षेत्र के शिखर वाला एक मामूली कीड़ा है तो उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तू क्या जानता है, लघु महान क्षेत्र के मामूली कीड़े? तुझे इस काले भालू की कीमत का क्या पता? 5 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर? मैं तो पहले ही बहुत दरिया दिली दिखा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पुराने ग्राहक हैं। एल्डर केशव ने विराट को घूरते हुए कहा। उनका चेहरा सख्त था। सिर्फ इसलिए कि वह पुरानी ग्राहक है तुम उसे लूटोगे? विराट ने व्यंग्य किया। 5 करोड़ पत्थर, यह तो एक आम अर्ध आरोहण लोक जानवर की शुरुआती कीमत होती है। इस काले भालू का शरीर सिर की चोट को छोड़कर पूरी तरह सुरक्षित है, और तो और इसका रक्तवंश स्तर बहुत ऊंचा है, जो आम जानवरों से कहीं बेहतर है। 5 करोड़ पत्थर, और तुम सोचते हो कि तुम इतनी अच्छी हालत और ऊंचे खून वाले अर्ध आरोहण लोक भालू को खरीद लोगे? फिर वह रिया की ओर मुड़ा और बोला। मिस रिया, अगर यह 10 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर में नहीं खरीदता तो इसे मत बेचो। तुम काला बाजार में कोई स्टॉल लगाकर इसे इस बुढ़े की पेशकश से कहीं ज्यादा कीमत पर बेच सकती हो। लड़के, बकवास बंद कर और लोगों को गुमराह करना छोड़ दे। विराट की बात सुनकर एल्डर केशव ने उसे घूरा और कहा, तू एक मामूली लघु महान क्षेत्र का कीड़ा अर्ध आरोहण लोक जानवर की कीमत जानने का दावा करता है? यह तो एक मजाक है। आज से पहले तूने शायद ऐसे जानवर का एक बाल भी नहीं देखा होगा, फिर भी मेरे सामने ऐसी बकवास करने की जरूरत करता है। फिर वे रिया की ओर मुड़े और बोले। मिस रिया, इस लड़के की बातों में मत आइए। मैंने जो कीमत लगाई है वह बिल्कुल सही है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको नहीं ठग रहा। रिया ने एल्डर केशव को देखा, फिर विराट को। उसकी खूबसूरत पलकें कुछ बार झपकी और उसने अंत में कहा, एल्डर केशव, मैं फिलहाल इस भालू को बेचने का इरादा नहीं रखती। अंत में उसने विराट पर भरोसा करना चुना, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। नहीं नहीं मिस रिया। रिया की बात सुनकर एल्डर केशव का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने दांत भींचे और दर्द का नाटक करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, मैं 2 करोड़ पत्थर और बढ़ा देता हूं, यानी आपके काले भालू के लिए 7 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर। अब क्या कहती हैं? यह सुनकर रिया को और पक्का यकीन हो गया कि यह बुढ़ा उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 7 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर पहले ही एक बहुत बड़ी रकम थी। उसकी पिछली सारी कमाई मिलाकर भी 7 करोड़ नहीं बनती थी, इसलिए रिया इस कीमत से काफी ललचा गई थी। लेकिन फैसला लेने से पहले रिया ने विराट की ओर देखा, यह जानने के लिए कि उसका क्या सोचना है। बुढ़े, मैंने पहले ही कहा, 10 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर, एक पत्थर भी कम नहीं। रिया को अपनी ओर देखते पाकर विराट उसे घाटा कैसे सहने देता। उसने तुरंत एल्डर केशव पर तंज कसते हुए कहा, लड़के, यहां मुसीबत खड़ी करना बंद कर। यह मिस रिया का है, तुम्हारा नहीं। तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? एल्डर केशव विराट की बातों से झल्ला गए थे। अगर विराट ने दखल न दिया होता तो वे इस सौदे में मोटा मुनाफा कमा सकते थे। वे जितना ज्यादा कमाते उनका कमीशन उतना ही ज्यादा होता। यह छोकरा सीधे उनकी रोजी रोटी पर लात मार रहा था, जिससे एल्डर केशव का खून खौल रहा था। हालांकि रत्न भंडार के अंदर वे विराट का कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। रत्न भंडार के नियम बेहद सख्त थे और इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा मिलती थी। यह कंपनी की साख का सवाल था और रत्न भंडार सख्त कदम उठाने से कभी नहीं हिचकिचाता था। रत्न भंडार में व्यापार आपसी सहमति पर आधारित था। जबरदस्ती बिक्री पूरी तरह मना थी। शायद रत्न भंडार के ये एल्डर निजी तौर पर कुछ हार्मलेस चालें चल सकते थे, जैसे इस बार अगर उन्होंने 5 करोड़ की पेशकश की होती और रिया बेचने को तैयार हो जाती तो यह नियमों के दायरे में होता। आखिरकार रत्न भंडार को खुशी होती अगर वे अपनी काबिलियत से सस्ता सौदा करते, लेकिन अगर उन्होंने ग्राहकों को धमकाने या जबरदस्ती करने की कोशिश की तो कंपनी चुप नहीं बैठेगी। इसलिए भले ही एल्डर केशव विराट से बहुत नाराज थे, वे उसके खिलाफ बेबस थे। एल्डर केशव, मुझे लगता है कि मैं इस भालू को बेचने का विचार अभी टाल देती हूँ। रिया ने एल्डर केशव की ओर देखा और अपनी पलकें झपकाईं। ठीक है, 10 करोड़ पत्थर ही सही, सिर्फ इसलिए कि मिस रिया और आप पुराने ग्राहक हैं। मैं आज इस सौदे में कोई मुनाफा नहीं कमाऊंगा, इसे दोस्ती की खातिर समझिए। रिया की बात सुनकर एल्डर केशव ने मजबूरी में हथियार डाल दिए। विराट की पेशकश ने उनकी नकेल कस दी थी। इस भालू को 18 करोड़ में खरीदना सस्ता नहीं था, लेकिन उन्हें अभी भी मुनाफा होगा, भले ही थोड़ा कम। वे बिना मुनाफे वाला सौदा कभी नहीं करते। एल्डर केशव की इतनी ईमानदारी देखकर मुझे लगता है मुझे इसे दे देना चाहिए। रिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस भालू की कीमत इतनी ज्यादा होगी। विराट की बोली ने उसका मुनाफा दोगुना कर दिया था। रिया ने कनखियों से विराट को देखा, मन ही मन सोचा, यह लड़का कुछ खास लगता है। यह सिर्फ एक लघु महान क्षेत्र का योद्धा है, फिर भी इसे अर्ध आरोहण लोक जानवर की कीमत इतनी बारीकी से पता है, और इसने रत्न भंडार के एल्डर केशव को पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा दिया।
काले भालू को बेचने के बाद रिया ने खजानों का ढेर निकाल दिया, जिसमें कम से कम 100 उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों के शव और कई उच्च कोटि की दुर्लभ सामग्रियां शामिल थीं। खजाने की इतनी बड़ी मात्रा और उच्च गुणवत्ता ने एल्डर केशव को चौंका दिया। उन्हें यह कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि एक मामूली मध्य महान क्षेत्र वाली योद्धा इतना विशाल खजाना कैसे हासिल कर सकती है। मिस रिया, आपके सारे खजानों की कुल कीमत 6 अरब 10 करोड़ 8वें दर्जे के पत्थर है, एल्डर केशव ने अंत में रिया की ओर देखते हुए कहा। विराट के वहां होते हुए वे रिया से कोई खास फायदा नहीं उठा सकते थे, यह बस एक सामान्य लेन देन था। हालांकि लेन देन के विशाल आकार को देखते हुए एक मानक सौदा भी उन्हें मोटा मुनाफा देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो फिर एल्डर केशव को तकलीफ देने के लिए शुक्रिया। यह सुनकर रिया खुशी से झूम उठी, उसका चेहरा खिल गया। 6 अरब 10 करोड़ पत्थर, उसके लिए यह एक खगोलीय दौलत थी। इतनी बड़ी रकम से वह अपने कबीले के लिए बहुत सारे साधना संसाधन खरीद सकती थी। अगर उसकी पूर्वज को पता चला कि उसने इतनी बड़ी रकम कमाई है तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। पास खड़े रोहन का दिल यह आंकड़ा सुनकर जोर से धड़कने लगा। 6 अरब 10 करोड़ पत्थर, यह लगभग एक मध्य स्तरीय आरोहण लोक विशेषज्ञ की पूरी संपत्ति थी। हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि रिया की कमाई अच्छी होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी ज्यादा होगी। इतनी बड़ी दौलत के लिए कोई भी जोखिम उठाया जा सकता था। रोहन ने रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। एल्डर केशव के साथ लेन देन निपटाने के बाद रिया ने रत्न भंडार से काफी मात्रा में गोलियां खरीदी और फिर खुशी खुशी रोहन और अन्य लोगों के साथ वहां से निकल गई। फतेहपुर छोड़ने के बाद समूह एक साथ उत्तर की ओर बढ़ा। एक दिन की यात्रा के बाद रोहन अचानक रुक गया और रिया से बोला, जूनियर सिस्टर रिया, तुम इस लड़के को कब तक अपने साथ रखने का इरादा रखती हो? क्या तुम इसे संप्रदाय में वापस ले जाने की योजना बना रही हो? भूलो मत, हमारा संप्रदाय बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाता है। रोहन की बातें सुनकर रिया अवाक रह गई। उसने अपना सिर झुका लिया, काफी देर तक खामोश रही और अंत में विराट की ओर मुड़कर बोली, हे विराट, मुझे खेद है, मैं तुम्हें और अधिक अपने साथ नहीं रख सकती। हमारे संप्रदाय के नियम बाहरी लोगों को वापस लाने के खिलाफ हैं, इसलिए हमें अब अलग होना होगा। विराट के साथ इतने दिन बिताने के बाद सच कहूं तो वह उससे अलग होने में काफी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। विराट के साथ रहना उसे रोहन और अन्य लोगों के साथ रहने से कहीं ज्यादा खुशी देता था। हालांकि वह दयालु थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ थी। अभी तक वह यह भी नहीं जानती थी कि विराट वास्तव में कौन था, केवल उसका नाम। वह उसके बारे में और कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वह कम से कम उस ईमानदारी और गर्मी को महसूस कर सकती थी जो उसे उसके साथ होने पर मिलती थी। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने रोहन और अन्य लोगों से कभी अनुभव नहीं किया था। यह सुनकर विराट थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, हर अच्छी चीज का अंत होता है। हालांकि मेरी जान बचाने के लिए मिस रिया का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। इसके साथ ही विराट ने एक स्थानिक अंगूठी और एक ताबीज निकाला। उन्हें रिया को सौंपते हुए कहा, मिस रिया, ये 2 चीजें मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। यह ताबीज एक सुरक्षा ताबीज है जो आपकी रक्षा कर सकता है। कृपया इसे अपने शरीर पर पहने और अपनी स्थानिक अंगूठी में न रखें। ठीक है। रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट के 2 उपहार स्वीकार कर लिए। विराट द्वारा दी गई 2 चीजें साधारण लग रही थीं, जाहिर तौर पर कीमती नहीं थीं। क्योंकि यह विराट का दयालु भाव था, इसलिए वह मना नहीं कर सकती थी, कहीं उसे शर्मिंदा न होना पड़े। फिर उसने एक संचार जेड ताबीज निकाला और विराट को सौंपते हुए कहा, विराट, कृपया इस संचार ताबीज को स्वीकार करें। अगर आपको कोई ऐसी मुसीबत आए जिसे आप हल नहीं कर सकते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक मैं मदद कर सकती हूँ मैं निश्चित रूप से जल्द पहुंचूंगी। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस रिया। विराट मुस्कुराया, रिया से संचार ताबीज स्वीकार किया, रिया के सम्मान में अपने हाथ जोड़े और कहा, मिस रिया, तो अब मैं चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम फिर किसी दिन मिलेंगे। अलविदा विराट। यह सुनकर रिया ने अनिच्छा से अपना हाथ हिलाया। अलविदा। विराट ने रिया को आखिरी बार सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर मुड़ा और चला गया। विराट की आकृति को धीरे धीरे दूरी में गायब होते देख रिया वहां खड़ी रही। काफी देर तक उसे देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रिया, हमें चलना चाहिए, रोहन ने उसे याद दिलाया। ठीक है सीनियर ब्रदर रोहन। रिया ने क्षितिज से अपनी नजर हटाई, होश में आई और सिर हिलाया। रिया ने उन 2 उपहारों को देखा जो विराट ने उसे दिए थे, एक स्थानिक अंगूठी और एक सुरक्षा ताबीज। हालांकि वह और विराट केवल कुछ समय के लिए मिले थे और साथ में बहुत कम समय बिताया था, यह अवधि काफी यादगार थी। आखिरकार उसने विराट को हिम शिखर पर्वत की गहराइयों में अपनी पीठ पर उठाया था और उसे गहराइयों से बाहर लाई थी। हालांकि यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन अनुभव उसकी यादों में गहराई से अंकित हो गया था। शायद वह और विराट एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह अनुभव कुछ ऐसा था जिसे वह संजो कर रखेगी। इसलिए वह इन 2 चीजों को एक निशानी के तौर पर रखेगी। इस विचार के साथ रिया ने स्थानिक अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और सुरक्षा ताबीज को अपने वस्त्रों के भीतर छिपा लिया। विराट ने उससे कहा था कि सुरक्षा ताबीज को अपनी स्थानिक वस्तु में न रखें, और हालांकि वह विराट के इरादों को नहीं समझ पाई, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। रत्न भंडार में जो हुआ उसके बाद वह अनजाने में विराट के आदेशों का पालन करने लगी थी, क्योंकि रत्न भंडार और एल्डर केशव के बीच सौदे के दौरान विराट के शब्दों ने उसे काफी अतिरिक्त पैसा कमाने में मदद की थी। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, उत्तर की ओर बढ़ते हुए। आधा दिन और चलने के बाद वे एक पहाड़ी जंगल में दाखिल हुए। जब रिया सिर झुकाए चल रही थी तो उसे अचानक पीछे से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक खतरे का एहसास हुआ। जब यह खतरा उस पर झपटा तो रिया सहम गई। यह हमला इतना अचानक हुआ, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, और यह बिल्कुल उसके करीब से आया, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गई। इस हमले का सामना करते हुए रिया के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। अपना बचाव करना तो दूर की बात थी, मैं तो गई। इस पल रिया के दिल में मौत का डर बैठ गया। ठीक जब रिया ने सोचा कि उसका अंत निश्चित है, विराट द्वारा दिया गया सुरक्षा ताबीज जिसे उसने अपने सीने के पास रखा था, अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठा। एक सुनहरी रोशनी ने रिया के शरीर के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया, जिसने उस अचानक और खतरनाक हमले को रोक दिया। बूम! जंगल में एक कान फोड़ देने वाली गूंज उठी। हमला रिया के सुरक्षा कवच से टकराया, लेकिन उसे हिलाने के बजाय हड्डी टूटने की एक तेज आवाज गूंजी। यह कैसे हो सकता है? एक डरी हुई आवाज आई। रिया ने मुड़कर देखा कि रोहन अपना दाहिना हाथ पकड़े उसे खौफ से घूर रहा था। रोहन का दाहिना हाथ किसी रस्सी की तरह मुड़ा और टूटा हुआ था। यह देखकर रिया तुरंत समझ गई कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहन था। सीनियर ब्रदर रोहन, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? रिया ने रोहन से पूछा। उसका चेहरा उलझन से भरा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि रोहन, जिससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और जो उसका साथी शिष्य भी था, उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। विक्रम और अन्य योद्धा जो कुछ देख रहे थे उसे सन्न रह गए। वे रोहन को सदमे और भ्रम में घूर रहे थे। यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह ऐसा क्यों करेगा। रोहन ने जल्दी से अपने सदमे को दबाया और रिया की ओर देखा। उसका चेहरा क्रूर हो गया। उसने कहा, रिया, अपने सारे खजाने और आध्यात्मिक पत्थर मेरे हवाले कर दो और मैं शायद तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। तुमने मुझे सिर्फ मेरे खजाने के लिए मारने की कोशिश की। रिया ने अविश्वास के साथ कहा। हालांकि साधना की दुनिया में खजाने के लिए हत्या करना आम बात थी, लेकिन वे एक ही संप्रदाय के शिष्य थे। कुछ खजानों के लिए रोहन उसकी जान लेने को तैयार था। यह एक ऐसी बात थी जिसे रिया स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अतीत में रोहन उसके प्रति बहुत दयालु नहीं रहा था, लेकिन जब वे प्रशिक्षण यात्राओं पर साथ जाते थे तो उसने उसका ख्याल रखा था। वह समझ सकती थी कि जीवन मरण के खतरे का सामना करने पर वह उसे छोड़कर भाग गया था। आखिरकार जीवन मरण की स्थिति का सामना करने पर बहुत कम लोग दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होते हैं, लेकिन अब रोहन वास्तव में उसे केवल उस खजाने के लिए मारने जा रहा था जो उसके पास था, जिसे स्वीकार करना रिया के लिए बहुत मुश्किल था। बकवास बंद करो, तुम्हारे पास जो खजाना है उसे सौंप दो, वरना आज तुम नहीं बचोगी। रोहन ने रिया को घूरते हुए उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ चिल्लाया।
उसने जानबूझकर विराट के जाने तक इंतजार किया ताकि रिया पर हमला करने में कोई बाधा न आए। आखिरकार हालांकि विराट केवल लघु महान क्षेत्र के शिखर का एक योद्धा था, उसके साथ जो हुआ वह वास्तव में बहुत विचित्र था। जब से रिया को विराट मिला था वह हिमशिखर पर्वत में बेखौफ घूम रही थी। जो भी राक्षसी जानवर उसके पास आते वे या तो एक दूसरे को मार डालते या पागल हो जाते। अगर यह सिर्फ एक या दो जानवर होते तो इसे संयोग कहा जा सकता था, लेकिन सैकड़ों जानवरों का ऐसा करना संयोग नहीं हो सकता था। रोहन को गहरा संदेह था कि यह सब विराट से जुड़ा था। बाद में रत्न भंडार में विराट उन खजानों के मूल्य के बारे में बेहद जानकार था और उसने कंपनी के एल्डर केशव के साथ आसानी से बातचीत की। यहाँ तक कि चालाक एल्डर केशव को भी उसे लाभ उठाना मुश्किल लगा, जिससे रोहन विराट से और भी अधिक सावधान हो गया था। रिया को निशाना बनाने के लिए उसने उसे किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जल्दी ही विराट से अलग होने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट के जाने के बाद भी वह रिया की हत्या करने में विफल रहेगा। अब यह बहुत संभव लग रहा था कि विराट ने जाने से पहले रिया को दिए गए 2 उपहारों में कुछ तो जादू किया था। उसे यकीन था कि रिया खुद इतने शक्तिशाली खजाने की मालिक नहीं हो सकती थी। इस खजाने द्वारा बनाए गए रक्षात्मक प्रकाश कवच ने उसके हमले के दौरान उसे केवल प्रतिक्रिया से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसा शक्तिशाली खजाना बेहद कीमती होना चाहिए जो रिया की औकात से बाहर था। भले ही रिया ने हिमशिखर पर्वत में अपनी कमाई बेचकर एक बड़ी रकम कमाई हो, लेकिन उसके कंजूस स्वभाव को देखते हुए वह कभी भी इतने कीमती खजाने पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए एकमात्र संभावना यह है कि यह उन 2 उपहारों से आया जो विराट ने उसे जाने से पहले दिए थे। रिया ने रोहन को देखा और एक पल के लिए खामोश हो गई। इस अवधि की घटनाओं ने उसे काफी झटका दिया था, जिससे उसे मानव स्वभाव की गहरी समझ मिली थी। खजाने के लिए, दौलत के लिए साथी शिष्यों को भी धोखा दिया जा सकता है। रोहन, इसके बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें खजाना कभी नहीं सौंपूंगी। एक पल की खामोशी के बाद रिया ने रोहन को घूरते हुए कहा। क्योंकि रोहन ने उसे मारने का फैसला कर ही लिया था, चाहे वह खजाना सौंप दे या नहीं, परिणाम वही होगा। अगर रोहन उसे मार सकता तो वह इतनी बकवास नहीं करता, वह अभी मर चुकी होती। अगर रोहन उसे नहीं मार सकता तो वह उसे खजाना क्यों सौंपेगी? आखिरकार इतना पैसा कमाने के बाद वह इस बार अपने कबीले का कर्ज चुकाने के लिए दृढ़ थी। उस समय लिन कबीले ने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपने लगभग सभी संसाधन समाप्त कर दिए थे, यहाँ तक कि संप्रदाय का नियंत्रण भी छोड़ दिया था। अब संप्रदाय की शक्ति रोहन के परिवार के हाथों में आ गई थी। अगर उसने आज रोहन को ये खजाने और संसाधन सौंप दिए तो रोहन का परिवार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जबकि उसका परिवार रोहन के परिवार का मुकाबला करने में असमर्थ होकर और गिर जाएगा। तू छोटी कमीनी, तू बातों से नहीं मानेगी। रिया के शब्द सुनकर रोहन का चेहरा और काला पड़ गया। विक्रम, जा इस कमीनी को मार डाल, हम लूट का माल 70-30 में बांटेंगे। रोहन ने अपने बगल में खड़े तलवारधारी युवक विक्रम की ओर मुड़कर कहा। सीनियर ब्रदर रोहन, कृपया मुझे माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, चाहे जो भी हो, हम एक ही संप्रदाय से हैं। हम थोड़े से खजाने के लिए एक दूसरे से कैसे लड़ सकते हैं? कृपया मुझे माफ करें, क्योंकि मैं ऐसी चीज के लिए सहमत नहीं हो सकता। जब वे हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में काले भालू का सामना कर रहे थे, तब रिया को छोड़कर रोहन और अन्य लोगों के साथ भागने पर उसे पहले ही अपराध बोध महसूस हो रहा था। आखिरकार वह भी रिया की तरह लीन कबीले का सदस्य था। वह अपने साथी शिष्य या यहाँ तक कि अपने ही कबीले को नुकसान पहुंचाने जैसा काम कैसे कर सकता था? विक्रम के शब्द सुनकर रोहन की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। उसने अचानक अपने बाएं हाथ से युवक पर मुक्का मारा। बिना किसी चेतावनी के विक्रम को मुक्का सीधे लगा। वह पीछे की ओर उड़ गया और मुंह से खून की उल्टी करने लगा। सीनियर ब्रदर रोहन, आप? विक्रम ने रोहन को पूरी तरह से सदमे में घूरा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसे रिया पर हमला करने से इनकार करने के लिए इतनी आसानी से मार डालेगा। उनकी ताकत में बहुत अंतर था। भले ही रोहन रिया के रक्षात्मक कवच के झटके से गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी विक्रम उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। रोहन का इतना शक्तिशाली मुक्का खाने के बाद विक्रम ने जल्दी ही अपनी अंतिम सांस ली। रोहन ने युवक की लाश पर एक नजर डाली। उसकी निगाहें काली और ठंडी थीं और उसने उपहास किया, तू बेशरम है, तुझे जिंदा रखने का क्या फायदा? यह देखकर रिया के मन में दुख और गुस्से का ज्वार उठ गया। रोहन, तू जानवर है, सुअर या कुत्ते से भी बदतर। रिया ने रोहन को घूरा। उसकी आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गईं और उसने उसे शाप दिया। उसने वास्तव में कल्पना नहीं की थी कि रोहन इतना शातिर हो सकता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथी शिष्य को मार डाला। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि रोहन उसके खजाने का लालच करता और उसे जहर देता तो बात अलग थी, लेकिन सीनियर ब्रदर विक्रम को सिर्फ उसके आदेशों की अवहेलना करने के लिए मार दिया गया। रोहन रिया के गुस्से भरे शापों से पूरी तरह अप्रभावित था। रिया के पास मौजूद 6 अरब 10 करोड़ पत्थरों की विशाल संपत्ति की तुलना में इन साथी शिष्यों की जान क्या थी? वह सिर्फ कुछ साथी शिष्यों की जान या यहाँ तक कि पूरे संप्रदाय के बलिदान की परवाह नहीं करेगा। तुम लोग जाओ, रिया को मार डालो। विक्रम को मारने के बाद रोहन ने बाकी बचे योद्धाओं की ओर मुड़कर कहा। योद्धा रोहन की शक्ति से डरते थे और उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार विक्रम का अंजाम उनकी आंखों के सामने था और वे उसके नक्शे एकदम पर नहीं चलना चाहते थे। इसलिए योद्धाओं ने अपने हथियार निकाले और रिया पर जमकर हमला बोल दिया। हालांकि उन्होंने अपने हथियारों से रिया को घेरने वाले रक्षात्मक कवच पर सीधे बमबारी करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके दूर से हमला किया ताकि प्रतिक्रिया से घायल न हो। आखिरकार यहाँ तक कि रोहन, जिसने सीधे कवच पर हमला किया था, उसकी शॉकवेव से घायल हो गया था। उनके बचने की संभावना और भी कम थी। कई योद्धाओं ने रिया को घेर लिया, उसके रक्षात्मक कवच पर उन्मत्त हमला शुरू कर दिया। हालांकि चाहे उन्होंने कैसे भी हमला किया हो, वे इसे 1 इंच भी नहीं हिला सके। ये देखकर रिया ने रोहन और उस पर हमला करने वाले योद्धाओं पर एक नजर डाली, फिर चुपचाप मुड़ी और संप्रदाय की ओर उड़ चली। उसे विश्वास नहीं था कि रोहन और अन्य लोग संप्रदाय में लौटने के बाद इतने अहंकारी होने और उस पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत करेंगे। वह सोच रही थी कि रक्षात्मक कवच कब तक चलेगा और क्या यह उसके संप्रदाय तक वापस उड़ने के लिए काफी होगा। अगर वह संप्रदाय पहुंचने से पहले ही कवच टूट गया तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगी। अपनी ताकत के साथ वह रोहन के पीछा करने से बच नहीं सकती थी। यह सोचते हुए रिया अपनी उंगली पर मौजूद अंगूठी को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। वही अंगूठी जो विराट ने उसे अलग होने से पहले दी थी। विराट ने उसे अलग होने से पहले 2 चीजें दी थी, एक सुरक्षा ताबीज और यह अंगूठी। उस सुरक्षा ताबीज ने अभी उसकी जान बचाई थी। यह अंगूठी क्या हो सकती है? जब उसके सीने में रखे सुरक्षा ताबीज ने सुनहरी रोशनी छोड़ी जिससे एक रक्षात्मक कवच बना जिसने रोहन के हमले को रोक दिया, तो रिया पूरी तरह समझ गई कि विराट उतना साधारण नहीं था जितना वह दिखता था। वह निश्चित रूप से कोई आम लघु महान क्षेत्र का योद्धा नहीं था। एक आम लघु महान क्षेत्र का योद्धा संभवतः इतने शक्तिशाली खजाने का मालिक नहीं हो सकता था। वास्तव में रिया लगभग निश्चित थी कि हिमशिखर पर्वत से उसका सुरक्षित निकलना और उसके पास आने पर जानवरों के बेवजह नखरे सब कुछ विराट से जुड़े थे। हालांकि शायद विराट के तरीके बहुत परिष्कृत थे। वह बस यह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा कारनामा कैसे किया। यह सोचते हुए रिया ने अपनी दिव्य चेतना को अपनी उंगली पर मौजूद अंगूठी की ओर निर्देशित किया, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना ने अंगूठी को हुआ, जानकारी की एक विशाल लहर उसके दिमाग में भर गई। इस अचानक बाढ़ से चौंककर रिया पल भर के लिए सन्न रह गई और उसे सदमे से उबरने में काफी समय लगा। जानकारी की यह लहर कोई मार्शल आर्ट तकनीक या साधना विधि नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेश था जिसमें स्थानिक अंगूठी के अंदर मौजूद खजानों के प्रकार, उनके प्रभाव और उपयोग का वर्णन था। उस तक यह जानकारी पहुंचाने के बाद दिव्य संदेश गायब हो गया। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद रिया पूरी तरह से सदमे में थी। उसकी चेतना स्थानिक अंगूठी में घुस गई, भीतर मौजूद खजानों के चमकदार संग्रह को निहारती रही और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह किसी सपने में है। विराट द्वारा दिए गए खजानों की तुलना में हिमशिखर पर्वत में उसकी कमाई पूरी तरह से तुच्छ थी। स्थानिक अंगूठी में गोलियों और ताबीजों की बोतलों को छोड़ भी दें
तो दर्जनों 9वें दर्जे के जादुई खजाने अकेले ही उस कीमत से सैकड़ों गुना अधिक थे जो उसने हिमशिखर पर्वत में हासिल की थी। उन दर्जनों 9वें दर्जे के जादुई खजानों में से वह मुश्किल से कुछ को निम्न श्रेणी के 9वें दर्जे के खजाने के रूप में पहचान सकी। बाकी अपनी कहीं अधिक मजबूत आभा के साथ उसकी समझ से परे थे। रिया अपनी स्थानिक अंगूठी में मौजूद खजानों को घूर रही थी। उसका सदमा अभी भी बना हुआ था। आखिर विराट कौन था? उसने जो उपहार लापरवाही से दिए वे एक अकल्पनीय खगोलीय दौलत थे। क्या वह वास्तव में अपनी साधना छुपाने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, या शायद वह किसी बड़े संप्रदाय या शक्ति का युवा मालिक था? रिया ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस युवक को उसने हिमशिखर पर्वत में पाया था उसकी पृष्ठभूमि इतनी आश्चर्यजनक होगी। जबकि रिया अभी भी सदमे से उबर रही थी, रोहन और अन्य योद्धा उसे पकड़ने आ पहुंचे। वे रिया के रक्षात्मक कवच को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन वे उससे कहीं ज्यादा तेज थे। उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया, लगातार तलवार की किरणें छोड़ते हुए जो उसके कवच से टकराती थीं, उसे पीछे हटने पर मजबूर करती थीं। रिया, तुझे लगता है तू भाग सकती है? गलतफहमी में मत रह। इस जान बचाने वाले खजाने के साथ भी क्या फायदा? अपनी ताकत के साथ क्या तू हमारी घेराबंदी तोड़ सकती है? रोहन ने रिया को देखते हुए उपहास किया। हालांकि वे रिया के रक्षात्मक कवच को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन रिया के पास उनके घेरे से बचने का कोई मौका नहीं था। रिया का उसकी मुट्ठी में होना तय था और उसके शरीर पर मौजूद खजाने उसका होना तय थे। भले ही रिया के जीवन रक्षक खजाने शक्तिशाली थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका रक्षात्मक कवच हमेशा के लिए चल सकता है। एक बार जब उसके रक्षात्मक कवच की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वह स्वाभाविक रूप से उनके हमलों के बिना ही बिखर जाएगा। उनके लगातार हमले कवच की ऊर्जा खपत को तेज कर देंगे, जिससे यह और भी तेजी से टूट जाएगा। रोहन और अन्य लोगों के हमलों का सामना करते हुए रिया ने अपना हाथ खोला और एक शून्य पलायन ताबीज निकाला। स्थानिक अंगूठी से उसके दिमाग में आई जानकारी ने उसे पहले ही अंगूठी में मौजूद विभिन्न खजानों के प्रभाव और कार्यों को समझा दिया था और उसने स्वाभाविक रूप से इसे शून्य पलायन ताबीज के रूप में पहचान लिया। दिमाग में आई जानकारी के निर्देशों का पालन करते हुए रिया ने अपने हाथ में मौजूद शून्य पलायन ताबीज में अपनी सच्ची ऊर्जा डाली और इसे तुरंत सक्रिय कर दिया। जिस पल शून्य पलायन ताबीज सक्रिय हुआ, रिया तुरंत एक स्थानिक उतार चढ़ाव से घिर गई और फिर उसकी आकृति उस जगह से गायब हो गई। वह कहाँ है? वह कहाँ गई? यह देखकर रोहन तुरंत घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, पागलों की तरह रिया को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही सैकड़ों अरब मील दूर जा चुकी थी। इलाके की तलाशी लेने और उसे खोजने में विफल रहने के बाद रोहन का चेहरा काला पड़ गया। उसकी निगाहें अपने बगल में खड़े योद्धाओं पर गईं। उसकी आंखों में कातिलाना इरादा चमक रहा था। वह आज की घटनाओं के बारे में संप्रदाय को बिल्कुल भी नहीं बता सकता था, वरना वापस लौटने पर वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। इस बात के लीक होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका शामिल सभी लोगों को मारना था। अगर वह जानने वाले सभी लोगों को मार देता तो भले ही रिया संप्रदाय में वापस लौट आए और मामले की रिपोर्ट करे, वह आसानी से इनकार कर सकता था या उस पर बदनामी का झूठा आरोप भी लगा सकता था। गवाही देने वाला कोई न होने पर रिया उसके खिलाफ बेबस होगी। यह सोचते हुए रोहन अब और नहीं हिचकिचाया और तुरंत योद्धाओं पर हमला कर दिया। रोहन, तू जानवर है, तुझे तेरा पाप ले डूबेगा। रोहन, कमीने, तू कुत्ते की मौत मरेगा। सीनियर ब्रदर रोहन, मेरी जान बख्श दो। कसम खाता हूं मैं आज की घटनाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। आह! रोहन के क्रूर हाथों का सामना करते हुए कुछ योद्धाओं ने मरने से पहले उसे शाप दिया, जबकि अन्य ने हताशा में भीख मांगी। बिना किसी अपवाद के उन सभी को रोहन ने मार डाला। सबको मारने के बाद रोहन ने उनके सारे खजाने भी जब्त कर लिए। इन योद्धाओं को मारने से यह सुनिश्चित हो गया कि आज की घटनाएं उजागर नहीं होंगी और उसने कई खजाने भी प्राप्त किए। एक जीत जीत वाली स्थिति। अफसोस बस यह था कि वह छोटी कमीनी रिया बच निकली। इन मामलों से निपटने के बाद रोहन की आकृति चमकी और वह उत्तरी आकाश की ओर उड़ चला। हालांकि रोहन को नहीं पता था कि जब वह यह सब कर रहा था तो हरे वस्त्र पहने एक आकृति दूर से चुपचाप सब कुछ देख रही थी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि विराट था, जो पहले रिया से अलग हो गया था। विराट ने रोहन के बुरे इरादों को बहुत पहले ही भांप लिया था। अपने जीवन में अनगिनत तूफानों का सामना करने के बाद रोहन की ये ओछी चालें उसकी नजरों से कैसे बच सकती थीं? हालांकि भले ही विराट ने सब कुछ देख लिया था, उसने उसे सीधे बेनकाब नहीं किया। इसके अलावा रिया को 2 उपहार देने के अलावा उसने मामले में आगे हस्तक्षेप नहीं किया। उसकी ताकत के साथ रोहन जैसे अदने से कीड़े से निपटना आसान था, लेकिन उसे सीधे खत्म करना बहुत सार्थक नहीं होगा। रोहन को जिंदा रहने देना और रिया के लिए प्रशिक्षण के रूप में उसका उपयोग करना बेहतर था। इस घटना के माध्यम से रिया मानव स्वभाव की दुष्टता को सीख सकती थी और अपने संप्रदाय में लौटने पर अधिक सतर्क रह सकती थी। अगर उसने इस सबक के बिना रोहन को सीधे खत्म कर दिया होता तो रिया फिर से उसी मुसीबत में फंस जाती। वह एक बार मदद कर सकता था, लेकिन दूसरी या तीसरी बार नहीं। आखिरकार वह हमेशा रिया के साथ नहीं रह सकता था। रिया के लिए सबसे अच्छी मदद उसे अपने दम पर बढ़ने देना था। आखिरकार किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाना। रिया को दी गई स्थानिक अंगूठी में कई खजाने थे, न केवल विभिन्न अमृत, रूहानी ताबीज, व्यूह रचनाएं, जादुई कलाकृतियां और पुतले, बल्कि साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल भी। जब तक रिया इन संसाधनों का अच्छा उपयोग कर सकती थी, वह तेजी से बढ़ सकती थी। रिया के लिए उसने जो खजाने और संसाधन छोड़े थे, वे उसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक खेती करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। विराट ने रोहन की गायब होती आकृति पर एक नजर डाली, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। इस तरह का छोटा मोटा कीड़ा उसके व्यक्तिगत ध्यान के लायक नहीं था। वह इसे बाद में निपटने के लिए रिया पर छोड़ देगा। जब तक रिया उसके पीछे छोड़े गए खजानों और संसाधनों का अच्छा उपयोग कर सकती थी, तब तक एक मामूली रोहन से निपटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। विराट ने मामले को नजरअंदाज किया और हिमशिखर पर्वत की ओर उड़ गया। हिमशिखर पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने पहाड़ों के भीतर एक एकांत स्थान पाया, एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किया और फिर इसे एक अदृश्य व्यूह और एक भ्रम व्यूह के साथ छिपा दिया। तभी वह टेलीपोर्टेशन व्यूह में गया और दक्षिणी महाद्वीप लौट गया। फतेहपुर के पश्चिम में एक विशाल पर्वत में एक स्थानिक उतार चढ़ाव हुआ और स्थानिक लहरों के बीच से हवा में एक सुंदर युवती दिखाई दी। यह सुंदर युवती कोई और नहीं बल्कि रिया थी, जो शून्य पलायन ताबीज का उपयोग करके बच निकली थी। रिया ने चारों ओर देखा और पाया कि वह वास्तव में फतेहपुर के पश्चिम में एक बड़े पहाड़ में थी। यह देखकर रिया गुप्त रूप से चकित थी। यह शून्य पलायन ताबीज वास्तव में वैसा ही था जैसा कि उसकी स्थानिक अंगूठी में छोड़े गए संदेश में कहा गया था, जो सैकड़ों अरब मील की दूरी तक तुरंत भागने में सक्षम था। उसका वर्तमान स्थान वास्तव में उस जगह से सैकड़ों अरब मील दूर था जहां वह पहले थी। इतनी दूर भागने के बाद अब रोहन के लिए उसका पता लगाना नामुमकिन था। इस जगह पर पहुंचने के बाद रिया ने संप्रदाय वापस जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने एक एकांत गुफा ढूंढी और विराट द्वारा छोड़े गए खजानों और संसाधनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गोलियों की एक जेड बोतल निकाली, जिस पर प्राचीन चिन्ह गोली का लेबल लगा था। रिया ने एक गोली निकाली और निकल ली। कुछ ही समय बाद उसे अपने शरीर में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। फतेहपुर से 500 अरब मील उत्तर में एक विशाल पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में जंगलों के बीच कई इमारतें छिपी हुई थीं। एक आकृति चमकी और इन इमारतों में से एक की ओर उड़ी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि रोहन था, जो वापस आ गया था। सीनियर ब्रदर रोहन, आप वापस आ गए। रोहन की वापसी पर पहाड़ के गेट की रखवाली करने वाले योद्धाओं ने झुककर उसका स्वागत किया। रोहन को उनके संप्रदाय में शीर्ष 3 मार्शल आर्ट प्रतिभाओं में से एक माना जाता था और उसकी ताकत शीर्ष 10 में थी, जो कई संप्रदाय एल्डर्स से कहीं अधिक थी। इसलिए रोहन संप्रदाय के भीतर बहुत ऊंचा पद रखता था। सीनियर ब्रदर रोहन, आप अकेले क्यों लौटे? बाकी लोग कहां हैं? एक अन्य योद्धा ने रोहन के पीछे देखा और किसी और को न पाकर उत्सुकता से पूछा। इस बार रोहन ने दर्जन भर संप्रदाय शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए हिमशिखर पर्वत ले गया था, लेकिन लौटने पर केवल रोहन ही वापस आया था, जिससे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा पैदा हुई। वो मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। रोहन ने उसे देखा और ठंडे स्वर में उपहास किया।
रोहन के शब्द सुनकर जिस योद्धा ने बात की थी वह तुरंत चुप हो गया और कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय में रोहन की हैसियत और ताकत के साथ वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह नाराज कर सकता था। वैसे क्या रिया वापस आ गई है? रोहन ने पहाड़ के गेट के बाईं ओर एक योद्धा से पूछा। नहीं। योद्धा ने सिर झुकाया और कहा, क्या जूनियर सिस्टर रिया आपके साथ प्रशिक्षण के लिए हिमशिखर पर्वत नहीं गई थी? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इस योद्धा के शब्द सुनकर रोहन ने थोड़ी राहत की सांस ली। गनीमत थी, गनीमत थी। रिया पहले नहीं लौटी थी। इससे उसे पैंतरेबाजी करने के लिए अधिक गुंजाइश मिल गई। अगर रिया पहले लौट आती तो उसकी चाल चलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती। रोहन ने और कुछ नहीं कहा और सीधे पहाड़ के गेट में चला गया। इस दृश्य को देखकर पहाड़ के गेट के दोनों ओर रखवाली करने वाले योद्धा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। इस बार लौटने के बाद रोहन का रवैया पहले की तुलना में काफी बदल गया था। हालांकि रोहन हमेशा अहंकारी रहा था, लेकिन वह कभी इतना ठंडा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि हिमशिखर पर्वत की यात्रा के दौरान कुछ हुआ हो? इस संप्रदाय के एक परिषद हॉल में लगभग सभी एल्डर इकट्ठा हो चुके थे। हॉल में माहौल भारी था। हॉल के मुखिया की सीट पर एक सख्त चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी बाईं ओर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी और उसकी दाईं ओर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिसका चेहरा कमजोर था। साफ तौर पर ये तीनों हॉल के नेता थे। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप रोहन से संपर्क कर पाए हैं? बूढ़े व्यक्ति के बाईं ओर बैठी अधेड़ उम्र की महिला एल्डर हेमा ने चिंतित होकर सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। आखिर इस बार क्या हुआ? इतना भारी नुकसान क्यों हुआ? बूढ़े व्यक्ति की दाईं ओर बैठी बुजुर्ग महिला एल्डर लीला ने गंभीरता से पूछा। इस बार रोहन के नेतृत्व में दर्जन भर शिष्य प्रशिक्षण के लिए हिमशिखर पर्वत गए थे। लगभग उन सभी की जीवन पट्टिकाएं चकनाचूर हो गई थीं। केवल रोहन और रिया की पट्टिकाएं सुरक्षित थीं। उनके संप्रदाय को लंबे समय से इतना गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। ये दर्जन भर शिष्य मूल रूप से उनके संप्रदाय के सभी कुलीन थे। अपने इतने सारे बेहतरीन सदस्यों को खोना एक अकल्पनीय झटका था। वे पहले भी कई बार प्रशिक्षण के लिए हिमशिखर पर्वत गए थे और इतना भारी नुकसान शायद ही कभी हुआ हो। अतीत में हिमशिखर पर्वत की एक ही यात्रा में ज्यादा से ज्यादा गंभीर चोटें आती थीं। मौतें बेहद दुर्लभ थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हिमशिखर पर्वत थे और जानते थे कि कौन से क्षेत्र खतरनाक हैं और कौन से सुरक्षित। नुकसान केवल असाधारण रूप से गंभीर दुर्घटनाओं में होता था। लेकिन इस बार प्रशिक्षण के लिए गए शिष्य लगभग सभी मारे गए। कुछ ऐसा जो उनके लिए अकल्पनीय था। ठीक जब वे बात कर रहे थे, एक शिष्य अचानक परिषद हॉल के बाहर से अंदर भागा। एल्डर्स को रिपोर्ट, सीनियर ब्रदर रोहन वापस आ गए हैं। शिष्य ने एल्डर्स को सूचना दी। जल्दी उसे यहाँ लाओ। ठंडे बूढ़े व्यक्ति के बाईं ओर बैठी एल्डर हेमा ने जल्दी से कहा। जी एल्डर हेमा। शिष्य ने सिर झुकाया और जल्दी से पीछे हट गया। जल्द ही रोहन शिष्य के नेतृत्व में परिषद हॉल में दाखिल हुआ। प्रणाम संप्रदाय प्रमुख एल्डर हेमा, एल्डर लीला। रोहन ने हॉल में प्रवेश करने के बाद ठंडे बूढ़े व्यक्ति, अधेड़ उम्र की महिला और मौसम की मार झेल चुके चेहरे वाली बूढ़ी औरत के सामने सिर झुकाया। इस हॉल में केवल ये तीनों उसके झुकने के योग्य थे। बाकी एल्डर्स के लिए उनकी साधना उससे कमतर थी और वह उन कमजोर लोगों के सामने झुकना अपनी शान के खिलाफ समझता था। रोहन, इस प्रशिक्षण के दौरान आखिर क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? केवल तुम ही क्यों लौटे? ठंडे बूढ़े व्यक्ति संप्रदाय प्रमुख ने उदासीनता से रोहन से पूछा। संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट, हमारे हालिया प्रशिक्षण अभियान के दौरान हमने हिमशिखर पर्वत की गहराइयों में एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज की। हमें शुरू में उन खंडहरों के भीतर एक बड़ा अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से रिया के कारण हमने संप्रदाय के जाल और व्यूह रचनाओं को सक्रिय कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा लगभग सफाया हो गया। रिया जाल और व्यूह रचनाओं से बचाव के हमारे प्रयासों का फायदा उठाते हुए प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों से सबसे बड़े अवसर के साथ भाग गई। रोहन ने गहरी आवाज में कहा, कपटी बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए। यह एक पहले से तैयार किया गया स्पष्टीकरण था जिसमें सारा दोष रिया पर मढ़ दिया गया था। इससे न केवल उसका नाम साफ होगा, बल्कि रिया को उसके लिए दोष लेने की अनुमति भी मिलेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब वह वापस आएगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। नामुमकिन, रिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। बुजुर्ग महिला एल्डर लीला यह सुनते ही तुरंत खड़ी हो गई, गुस्से में चिल्लाई। रिया हमेशा दयालु और सौम्य रही है, वह ऐसा काम कैसे कर सकती है? उसे रोहन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने रिया को बड़े होते देखा था, तो वह रिया के व्यक्तित्व को कैसे नहीं समझ सकती थी? नामुमकिन? रोहन ने यह सुनकर उपहास किया। आप रिया से पूछ सकती हैं कि क्या उसके पास अब बहुत सारे खजाने हैं? इस बार उसने जो खजाने और अवसर लिए हैं वे कम से कम कई 100 अरब 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हैं और शायद खरबों तक भी पहुंच सकते हैं। उसे अब यकीन था कि विराट ने रिया को जो स्थानिक अंगूठी दी थी उसमें निश्चित रूप से कई अच्छी चीजें थीं। जीवन रक्षक खजाना जिसने रिया को बचाया और उसके शरीर पर एक शक्तिशाली रक्षात्मक प्रकाश कवच बनाया। साथ ही वह खजाना जिसने रिया को तुरंत भागने की अनुमति दी, कम से कम कई अरब 8वें दर्जे के पत्थरों के लायक हैं। अकेले ये दो खजाने अविश्वसनीय रूप से कीमती हैं और कौन जानता है कि विराट ने रिया को दी गई स्थानिक अंगूठी में कितने और खजाने छिपाए हैं। रोहन ने अनुमान लगाया कि विराट ने रिया को जो खजाने दिए थे उनका मूल्य निश्चित रूप से रिया द्वारा हिमशिखर पर्वत में हासिल किए गए मूल्य से कम नहीं होगा। हालांकि चाहे विराट द्वारा रिया को दिए गए खजानों का मूल्य कितना भी हो, वह बस उतना ही ऊंचा अनुमान लगा सकता था जितना वह कर सकता था। हालांकि रोहन को उम्मीद नहीं थी कि भले ही उसने जितना हो सके उतना ऊंचा अनुमान लगाया, फिर भी उसके द्वारा कल्पित खजानों के मूल्य की सीमा विराट द्वारा रिया को दिए गए खजानों के मूल्य के 1% से भी कम थी। विराट ने रिया को जो खजाने दिए थे उनका मूल्य इतना विशाल था कि एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी बेहद ईर्ष्यालु होगा। क्या कई 100 अरब 8वें दर्जे के पत्थर या खरबों भी? रोहन के शब्द सुनकर परिषद हॉल में मौजूद हर कोई हंगामे में था। यहां तक कि हॉल के केंद्र में बैठे ठंडे बूढ़े व्यक्ति भी अपनी पुतलियों को सिकुड़ने से नहीं रोक सके और तुरंत सदमे में खड़े हो गए। रोहन, क्या तुम्हें यकीन है रिया सच में सैकड़ों अरब, यहां तक कि खरबों के 8वें दर्जे के पत्थर के खजाने ले गई? ठंडे बूढ़े व्यक्ति ने रोहन को घूरा और तत्काल पूछा। सैकड़ों अरब, यहां तक कि खरबों के खजाने, यहां तक कि उनके संप्रदाय के पूरे खजाने और संसाधन मिलाकर भी शायद इतनी विशाल संपत्ति के 10वें हिस्से से ज्यादा नहीं होंगे। दौलत की इतनी बड़ी रकम ने ठंडे बूढ़े व्यक्ति के दिल को तीव्र इच्छा से जला दिया। इस पल उसे गिरे हुए दर्जन भर कुलीन शिष्यों की परवाह भी नहीं थी। सैकड़ों अरब, यहां तक कि खरबों की दौलत की तुलना में महान क्षेत्र के महज दर्जन भर कुलीन शिष्य क्या थे? बिल्कुल सही, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं। रिया वास्तव में सैकड़ों अरब, यहां तक कि खरबों के खजाने की मालिक है। रोहन ने अपने भाव बदले बिना कहा। एल्डर लीला, रिया को तुरंत वापस लाओ। वे खजाने एक ऐसा अवसर है जिसके लिए हमारे संप्रदाय के दर्जन भर से अधिक शिष्यों ने अपनी जान जोखिम में डाली। हम उसे यह सब अपने पास रखने नहीं दे सकते, उसे उन्हें संप्रदाय को सौंपना होगा। रोहन के शब्द सुनकर ठंडे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत बुजुर्ग महिला की ओर मुड़कर कहा। संप्रदाय प्रमुख, इस मामले की सच्चाई अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। आप रोहन की एक तरफा कहानी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? बुजुर्ग महिला ने ठंडे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति को घूरा और गुस्से से कहा। यह सच है या झूठ? बस रिया को तुरंत लौटने को कहो और हमें पता चल जाएगा। ठंडे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। तथ्य यह है कि वह अभी भी बाहर छिपी हुई है, वापस आने से डर रही है। यह साबित करता है कि उसका विवेक दोषी है। संप्रदाय प्रमुख सही कह रहे हैं। अगर रिया का विवेक दोषी नहीं होता तो वह बाहर क्यों छिपी होती? वापस आने से डरती? एल्डर लीला, कृपया रिया को तुरंत संप्रदाय में लौटने और उन अवसरों और खजानों को सौंपने के लिए कहें। अगर वह कबूल करती है तो हम उसके साथ नरमी बरत सकते हैं, अन्यथा हम उसे उसके कार्यों के लिए हल्के में नहीं छोड़ सकते। एल्डर हेमा, जो बुजुर्ग महिला के सामने बैठी थी, ने भी स्वर में सुर मिलाया।
रोहन को सैकड़ों अरब या यहां तक कि खरबों के खजाने का उल्लेख करते हुए सुनकर उसे भी लालच की लहर महसूस हुई और अब उसे परवाह नहीं थी कि दर्जन भर शिष्य कैसे मरे। ठंडे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति और एल्डर हेमा को उस पर दबाव डालते देख बुजुर्ग महिला एल्डर लीला ने ठंडेपन से सूंघा। उसने एक संचार जेड ताबीज निकाला और रिया से संपर्क किया। फतेहपुर के पश्चिम में एक बड़े पहाड़ की गुफा में रिया प्राचीन चिन्ह गोली की औषधीय शक्ति को रिफाइन कर रही थी जब उसे अचानक अपने संचार जेड ताबीज में कंपन महसूस हुआ। उसने इसे निकाला और देखा कि उसकी पूर्वज उससे संपर्क कर रही थी। रिया ने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना का उपयोग ताबीज में घुसने और संदेश पढ़ने के लिए किया। संदेश पढ़ने के बाद रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन इतना बेशर्म था। न केवल उसने अपने सभी साथी शिष्यों को मार डाला था बल्कि उसने उसे फंसाया भी था, जिससे उसे दोष लेना पड़ा। रिया ने संचार जेड ताबीज का उपयोग करके जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह पूरी कहानी समझाने के लिए संप्रदाय में वापस आएगी। मामला रोहन के दावे से बिल्कुल अलग था। इसके विपरीत रोहन उसके साथी शिष्यों का हत्यारा था। जवाब देने के बाद रिया ने अपनी पूर्वज के साथ अपना संपर्क काट दिया। वह तुरंत संप्रदाय में नहीं लौटी बल्कि एक महाब्रह्म ज्ञान गोली निकाली और उसका सेवन किया। प्राचीन चिन्ह गोली की औषधीय शक्ति को रिफाइन करने के बाद उसने इन गोलियों की चमत्कारी शक्ति को गहराई से महसूस किया था। यहां तक कि सबसे साधारण प्राचीन चिन्ह गोली के भी इतने अद्भुत प्रभाव हैं, तो क्या और भी अधिक शक्तिशाली महाब्रह्म ज्ञान गोली और भी शक्तिशाली नहीं होगी? सिर्फ एक महाब्रह्म ज्ञान गोली के साथ उसे महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। गोली निकलने के बाद रिया ने इसे पूरे 3 दिनों तक रिफाइन किया और फिर एक धमाके के साथ उसके शरीर से एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकली जो सफलतापूर्वक महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ रही थी। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपार खुशी का भाव प्रकट किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट द्वारा दी गई गोलियां इतनी शक्तिशाली होंगी। एक महाब्रह्म ज्ञान गोली ने उसे आसानी से महान क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। हालांकि महान क्षेत्र के अंतिम चरण को तोड़ने के बाद भी वह अपनी रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ थी। रोहन की ताकत बहुत अधिक थी और संप्रदाय के भीतर रोहन के कबीले की शक्ति बहुत अधिक थी। अगर वह इस तरह जल्दबाजी में लौटती तो उससे वास्तव में रोहन और उसके कबीले द्वारा जबरन उसके खजाने छीन लिए जा सकते थे और वह अपनी जान भी गंवा सकती थी। इस घटना के बाद उसने रोहन की बेशर्मी और घृणित स्वभाव को गहराई से महसूस किया था। उसके खजाने को जब्त करने के लिए वह और उसका कबीला शायद किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। संप्रदाय में लौटने के लिए उसे पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमताओं की आवश्यकता थी। यह सोचते हुए रिया ने फिर से अपनी स्थानिक अंगूठी में कुछ खजानों की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। अंत में एक विचार के साथ उसने एक पुतला योद्धा निकाला। यह एक अर्धचरण 9वें दर्जे का पुतला योद्धा था जो अर्ध आरोहण लोक कल्टीवेटर की शक्तिशाली ताकत रखता था। एक अर्ध आरोहण लोक कल्टीवेटर की ताकत वाला एक पुतला योद्धा उसके लिए पूरे संप्रदाय को साफ करने के लिए पर्याप्त था। रिया ने इस अर्धचरण 9वें दर्जे के पुतला योद्धा को रिफाइन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। पुतले को रिफाइन करने के बाद रिया ने रिफाइन करने के लिए एक अर्धचरण 9वें दर्जे का रक्षात्मक लबादा और एक अर्धचरण 9वें दर्जे का तलवार रूपी जादुई हथियार भी निकाला। हालांकि विराट द्वारा दी गई स्थानिक अंगूठी में अभी भी रेणुका चिंता मत करो, भले ही विराट का मुख्य